गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक हमने आपका क्वार्टरली का सिलेबस जो था वो पढ़ा दी है। गद्य से संदेह लेसन और भेड़ और भेड़िए, उससे अभ्यास पुस्तिका में जितना भी प्रश्न है उसका उत्तर बता दिया गया है, आप उसको लिख लेंगे। और फिर हम आज उस लेसन से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न दे रहे हैं, उसका उत्तर आप लिख लेंगे। मैं उसका डिस्कस कर दे रही हूँ, उसके बाद आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। जैसे पहला पैराग्राफ है ये संदेह लेसन का। एक सेकेंड, संदेह लेसन 7 लेसन है, उसके बाद उसका देंगे। पहले 7 लेसन का देंगे, फिर 8 आपका सिलेबस में नहीं है, फिर उसके बाद 9 लेसन का देंगे। एक एक प्रश्न एक्स्ट्रा दे रहे हैं। गद्यांश है, प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु रामनिहाल ऊपर देखता न था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था। अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता। ये आपका गद्यांश है। इसमें यह है कि रामनिहाल के हाथ में कुछ पत्र है, उसके बंडल है, यानी बहुत सारे पत्र हैं। उसको वह खोल के पढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसे डर रहा जैसे बच्चे किसी भयानक वस्तु को देख करके डरने लगते हैं, उसको पढ़ते नहीं, वैसे ही उसे देख करके वह डर जाता है। खोलना चाहते हुए भी वह खोल नहीं पा रहा है। क्वेश्चन है, रामनिहाल के हाथ में क्या था? रामनिहाल के हाथ में क्या था? यह किसने भेजा था? तो आप उत्तर सुनेंगे, बोर्ड पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से समझ लो, आप लिख सकते हो। केवल मैं अतिरिक्त प्रश्न दे रही हूँ, वह क्वेश्चन मैं लिख दे रही हूँ। रामनिहाल के हाथों में क्या था? यह किसने भेजा था? रामनिहाल के हाथ में क्या था? उसे किसने भेजा था? क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है, रामनिहाल के हाथों में क्या था? उसे किसने भेजा था? तो अब लिखेंगे उसका उत्तर। देखो, मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि रामनिहाल के हाथों में क्या था? उसे किसने भेजा था? तो रामनिहाल के हाथों में कागजों का बंडल था, जो कि वास्तव में रामनिहाल के हाथों में कागजों का बंडल था, जो कि वास्तव में मनोरमा के द्वारा भेजे गए पत्र थे। वह उहापोह की स्थिति में था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या था, उसे किसने भेजा? तो रामनिहाल के हाथों में कागजों का बंडल था, और जो मनोरमा के द्वारा भेजे गए पत्र थे। वह उहापोह ये सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, उहापोह की स्थिति में था कि वह क्या करे। पत्र को पढ़ना भी चाहता था, नहीं भी चाहता था। तो ये दोनों दुविधा की स्थिति में था। तो लिखते वक्त लिखेंगे, रामनिहाल के हाथों में कागजों का बंडल था, जिसे मनोरमा ने पत्र के रूप में भेजा था। वह उहापोह की दृष्टि में था, उहापोह की स्थिति में था कि उसे क्या करे। वह पढ़ना भी चाहता था और नहीं भी। बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है, उस प्रश्न को मैं लिख दे रही हूँ।
प्रश्न है मनोरमा कौन थी, वह राम निहाल से कहाँ मिली थी। मनोरमा कौन थी, मनोरमा कौन थी और राम निहाल से कहाँ मिली थी। दो दो प्रश्न है दोनों में। वह राम निहाल से कहाँ मिली थी, और राम निहाल से कहाँ मिली थी। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अतिरिक्त प्रश्न है। अब देखो दूसरा प्रश्न हो गया। एक पैसेज में आपको पता है कि 4 प्रश्न आते हैं। तो गद्यांश पहले मैं आपको बता दूं कि क्या था, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है। अब है अभी तो हमने ये प्रश्न लिखा, मनोरमा कौन थी, वह राम निहाल से कहाँ मिली थी। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मनोरमा एक सुंदर महिला थी तथा मोहन बाबू की पत्नी थी। मनोरमा एक सुंदर महिला जो मोहन बाबू की पत्नी थी। मनोरमा राम निहाल को अपना हितैषी समझती थी। मनोरमा राम निहाल को अपना हितैषी समझती थी। वह उससे मदद चाहती थी। वह चाहती थी कि ब्रज किशोर के चंगुल से बचने में उसकी मदद करे। वह राम निहाल से यह चाहती थी कि ब्रज किशोर के चंगुल से निकलने में उसकी मदद करे। वह कार्तिक पूर्णिमा पर कहाँ पूछ रहा है, तो वह कार्तिक पूर्णिमा पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा किनारे तब मिली थी जब ब्रज किशोर के पास समय न होने के कारण उसे मनोरमा और उसके पति को घुमाने के लिए कहा गया था। समझ में आया इसका उत्तर? एक बार और देख लेंगे। प्रश्न है कि मनोरमा कौन थी। मनोरमा एक सुंदर स्त्री थी जो मोहन बाबू की पत्नी थी। अब क्वेश्चन है कि वह राम निहाल से कहाँ मिली थी। तो उसके आगे थोड़ा सा और डिटेल कर देंगे। मनोरमा राम निहाल को अपना हितैषी समझती थी, इसलिए वह उसके द्वारा ब्रज किशोर के चंगुल से निकलना चाहती थी। अब है कि वह कहाँ मिली थी, तो वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन दशाश्वमेध घाट पर, कहाँ पर, तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा किनारे तब मिली थी जब ब्रज किशोर के पास समय न होने के कारण उसे मनोरमा और उसके पति को घुमाने के लिए कहा गया था। यह सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है आपका थर्ड प्रश्न। मनोरमा ने राम निहाल को वे पत्र क्यों लिखे थे। ये तीसरा प्रश्न आ जाएगा, ऊपर ही लिख रही हूं। मनोरमा ने राम निहाल को ये पत्र, मनोरमा ने राम निहाल को वे पत्र कब लिखी थी। फिर उसी में है क्वेश्चन, वह पढ़ना चाह करके भी पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा था। वह पढ़ना चाह कर भी पत्र क्यों नहीं पढ़ पा रहा था। क्यों नहीं पढ़ पा रहा था, कारण सहित उत्तर लिखिए। कारण सहित उत्तर लिखिए। हाँ देखो,
तीसरा प्रश्न है, मनोरमा ने राम निहाल को वे पत्र कब लिखी थी? वह पढ़ना चाहकर भी पत्र क्यों नहीं पढ़ पा रहा था? कारण सहित उत्तर लिखिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहला दूसरा 2-2 नंबर का होता है और तीसरा और चौथा 3-3 नंबर का होता है। तो है, मनोरमा ने राम निहाल को वे पत्र इसलिए लिखे थे क्योंकि वह राम निहाल को अपना हितैषी समझती थी। वह अपने लिए उससे मदद चाहती थी कि वह ब्रज किशोर से उसके पति की रक्षा करे, जो उन्हें विक्षिप्त सिद्ध करके उसकी संपत्ति को पर अपना लेना चाहता था, उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। वह पत्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि अभी तो ये हुआ कि वह कब लिखी थी, अब है कि वह पत्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था क्योंकि उसे इन्हीं पत्रों के कारण यहाँ से श्यामा के कहने पर उसकी सहायता के लिए जाना पड़ रहा था। क्योंकि उसे इन्हीं पत्रों के कारण यहाँ से श्यामा के कहने पर उसकी सहायता के लिए जाना पड़ रहा था। वह श्यामा के गुणों से प्रभावित था। वह श्यामा के गुणों से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगा था और वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था। अब समझ में आया कि एक तो कि मनोरमा ने राम निहाल को वो पत्र इसलिए लिखे थे क्योंकि वह राम निहाल से को अपना मददगार समझती थी, अपना हितैषी समझती थी। वह उससे मदद चाहती थी कि वह ब्रज किशोर से उसके पति की रक्षा करे, जो उन्हें विक्षिप्त सिद्ध करके उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वह पत्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था कि उसे इन्हीं पत्रों के कारण श्यामा के कहने पर उसे सहायता के लिए जाना पड़ रहा था। वह श्यामा के गुणों से प्रभावित था, उससे प्रेम करने लगा था और वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था। अब है आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका है, संदेह कहानी का शीर्षक या संदेह कहानी का शीर्षक सार्थक है या नहीं, कारण सहित लिखिए। संदेह कहानी का शीर्षक संदेह कहानी का शीर्षक सार्थक है या नहीं, कारण सहित लिखिए। शीर्षक सार्थक है या नहीं, कारण सहित लिखिए। संदेह कहानी का शीर्षक सार्थक है या नहीं, कारण सहित लिखिए। जैसे आप लिखते हैं शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक का औचित्य, तो इसमें पूछा गया है कि संदेह कहानी का शीर्षक सार्थक है या नहीं, उस पर अपने विचार लिखेंगे। तो लिखेंगे कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। यहाँ पर सर्वप्रथम राम निहाल को मनोरमा के व्यवहार के कारण, यहाँ पर सर्वप्रथम मनोरमा को राम निहाल के यानी सर्वप्रथम राम निहाल को मनोरमा के व्यवहार के कारण संदेह है कि यह उससे प्रेम करती है। राम निहाल को जो मनोरमा उसके साथ जो व्यवहार करती है उससे उसको संदेह हो रहा है कि वह उससे प्रेम करती है। मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रज किशोर उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है, लेना चाहता है। और राम निहाल को स्वयं के प्रति श्यामा के प्रेम पर भी संदेह है। राम निहाल को स्वयं के प्रति श्यामा के प्रेम पर भी संदेह है। संपूर्ण कथानक संदेह पर ही आधारित है। परिस्थिति भी ऐसी है
कि जो संदेह करने पर बाध्य कर दे रही है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह शीर्षक सार्थक और सटीक है। एक बार और सुन लेंगे। कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। यहाँ पर सर्वप्रथम राम निहाल को मनोरमा के व्यवहार के कारण संदेह हो रहा है कि वह उससे प्रेम करती है, और मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रज किशोर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है। राम निहाल को स्वयं के प्रति श्यामा के प्रेम पर भी संदेह है। संपूर्ण कथानक संदेह पर ही आधारित है और परिस्थिति भी ऐसी बन रही है कि जो संदेह करने पर बाध्य कर दे रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कहानी जो संदेह शीर्षक का है, यह शीर्षक बहुत ही सार्थक है। ये आपका एक अतिरिक्त प्रश्न हो गया। इसका उत्तर आप 4 प्रश्न है इसमें, चारों प्रश्न का उत्तर हमने बताया। अब आपको हम ये जो लेसन पढ़े हैं भेड़ और भेड़िए, इसका भी प्रश्न आप गद्यांश है और एक मत से यह तय हो गया। दोनों लेसन से एक एक क्वेश्चन उधर भी हम आपको अतिरिक्त दिया है, फिर आज भी दे रहे हैं। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। सुख समृद्धि की सुरक्षा का स्वर्ण युग आया और वह आया। क्वेश्चन है, हाँ देखो मैं क्वेश्चन आपको लिख रही हूँ। क्वेश्चन है, प्रजातंत्र किसे कहते हैं? वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो से क्या तात्पर्य? प्रजातंत्र किसे कहते हैं? प्रजातंत्र किसे कहते हैं? वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना से क्या तात्पर्य है? वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन आप लिख लेंगे। अतिरिक्त प्रश्न है, क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न भी पहले मैं लिख रही हूं, इसके बाद इसका उत्तर मैं बताऊंगी। क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? दूसरा है, क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? फिर उसी में और आगे पूछ रहा है, पशु समाज में हर्ष की लहर का कारण भी लिखिए। पशु समाज में हर्ष का कारण भी लिखिए। ये हो गया 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मनोरमा सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग शीघ्र आने वाला है। सुख समृद्धि सुख समृद्धि और सुरक्षा, क्वेश्चन लिख रहे हैं, और सुरक्षा, क्योंकि ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, स्वर्ण युग शीघ्र आने वाला है।
शीघ्र आने वाला है, ऐसा क्यों लग रहा है, कारण सहित लिखिए। ऐसा क्यों लग रहा है, कारण सहित लिखिए। कारण सहित लिखिए। चौथा प्रश्न है, भेड़ किसकी प्रतीक है? भेड़ किसकी प्रतीक है? और भेड़िए किसके प्रतीक है? भेड़िए किसका प्रतीक है? भेड़िए किसके प्रतीक हैं? क्या जंगल में प्रजातंत्र आया? क्या जंगल में प्रजातंत्र आया? स्पष्ट कीजिए। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो, पहला प्रश्न है, प्रजातंत्र किसे कहते हैं? वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। तो लिखेंगे इसका पहला, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था को चलाना प्रजातंत्र कहलाता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर, या फिर से ऐसे समझ लो, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी जनता जिसे चुनती है उसके द्वारा जो शासन व्यवस्था को चलाना प्रजातंत्र कहलाता है। अर्थात जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था को चलाना प्रजातंत्र कहलाता है। वन में सदैव जंगल राज, अर्थात जो शक्तिशाली होता था उसी का राज्य रहता है, परंतु अब सबके एक मत से, अर्थात एक साथ मिलकर, सबने एक साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि यहाँ पर भी प्रजातंत्र होगा, किसी एक का वर्चस्व नहीं रहेगा, सब सुख शांति से मिलजुल कर रहेंगे। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था को चलाना प्रजातंत्र कहलाता है। वन में सदैव जंगल राज, अर्थात जो शक्तिशाली होता है उसी का राज रहता है, परंतु अब सबने एक मत से, अर्थात एक साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि यहाँ पर भी प्रजातंत्र होगा, किसी एक का वर्चस्व नहीं होगा, सब सुख शांति से मिलकर रहेंगे। और दूसरा प्रश्न है, क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? पशु समाज में हर्ष का कारण भी लिखिए। दो प्रश्न है इसमें। तो क्रांतिकारी परिवर्तन का अर्थ है शीघ्रता से समाज में मूलभूत या आधारभूत बदलाव आना। फिर से एक बार सुनेंगे, क्रांतिकारी परिवर्तन का अर्थ है, क्रांतिकारी परिवर्तन का यह अर्थ है कि शीघ्रता से समाज में मूलभूत या आधारभूत बदलाव लाना। पशु समाज में हर्ष की लहर पूछ रहा है कि पशु समाज में हर्ष का कारण भी लिखिए। तो पशु, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, पशु समाज में हर्ष की लहर इसलिए थी कि अब जंगल राज समाप्त होगा, यानी
कि अब जंगल राज समाप्त हो जाएगा और प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी। अब सब बहुमत के आधार पर अपना नेता चुनेंगे जो निस्वार्थ भाव से सबके विषय में सोचेगा, किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। इसलिए सबके मन में हर्ष की लहर दौड़ रही थी। तीसरा प्रश्न है, सुख समृद्धि और सुरक्षा युग शीघ्र आने वाला है, ऐसा क्यों लग रहा है, कारण सहित लिखिए। तो जंगल में चुनाव होने वाले हैं, सबको लग रहा है कि सब अब इतने विचारशील लीडर होने वाले हैं, सामने आ गया है कि वह एक अच्छी सरकार बनाएंगे, जनता के द्वारा चुनी हुई। स्वर्ण युग अर्थात सुनहरा काल आएगा जब सब निश्चित रूप से निडर होकर जंगल में रहेंगे, हिंसा अत्याचार और अराजकता समाप्त हो जाएगी। तो चौथा प्रश्न है, भेड़ किसके प्रतीक है, भेड़िए किसके। तो भेड़ वास्तव में सीधी साधी और भोली भाली जनता के प्रतीक है, जो नेताओं की बातों में आकर स्वार्थी व्यक्तियों को वोट दे देती है, फिर पछताने के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य मार्ग नहीं रहता। भेड़िए राजनेताओं के प्रतीक है, जो बाद में जनता के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बल्कि उन पर अन्याय और अत्याचार करते हैं। जंगल में प्रजातंत्र नहीं आया क्योंकि सदा के भांति, क्योंकि भेड़े सीधी थी और भेड़िया बहुत चतुर था। ये आपका अतिरिक्त प्रश्न हो गया है, आप इसका आंसर अवश्य लिख लेंगे। आपका क्वार्टरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और पूरा आप अपने वर्कबुक में टोटल प्रश्न जितना है उसका उत्तर लिख लेंगे। ग्रामर में भी जो पढ़ाया गया है पढ़ लेंगे। क्वार्टरली का सिलेबस आपका समाप्त हो गया।